नमस्कार दोस्त, मेरा नाम है रोहित सिंघल और मैं हूं चार्टर्ड अकाउंटेंट। आपको पता है कि हम एक आरएएस मेंस की सीरीज़ डिस्कस कर रहे हैं। ये है अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग की, ठीक है। इसमें मैनेजमेंट भी कवर होगा और कुछ मैनेजमेंट के वीडियोस मैंने ऑलरेडी बना दिए हैं और बाकी है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में मैं आपको वीडियो पूरे बना के दूंगा, चाहे वो इंडियन इकोनॉमिक्स है, चाहे वो वर्ल्ड इकोनॉमिक है या फिर राजस्थान इकोनॉमी, ठीक है। आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक है बजटरी कंट्रोल। दोस्तों, हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ बजटिंग, ठीक है। आज उसी से मिलता जुलता काफ़ी टॉपिक है बजटरी कंट्रोल, काफ़ी इजी टॉपिक है, ठीक है। तो अपन देखते हैं और इसके साथ ही अपन डिस्कस करेंगे आज एक और टॉपिक, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग में डिफरेंस, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग अपना पूरा का पूरा है, तो कई बार स्टूडेंट्स को ये जानने में दिक्कत आती है कि अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग में डिफरेंस क्या होता है। तो मैं एक बेसिक सा आपको बना के दूंगा पूरा टॉपिक, जिससे आपको समझ में आ जाएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग में कितने डिफरेंस होते हैं, ठीक है, क्या क्या डिफरेंस होता है। अगर आपने पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार देख लेना, ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। देखो, बजटरी कंट्रोल इससे जो पहले 2 वीडियो बनाए थे उसी से लिंक है। वहां पे अपन ने मेनली प्रैक्टिकल पार्ट समझा था, आज अपन बजट का ही थियोरेटिकल पार्ट समझने की कोशिश करेंगे। क्लियर? देखो, बजटरी कंट्रोल मतलब वही चीज कि बजट बनाना। इसमें क्या क्या चीजें आती है कि बजट बना रहे हैं, बजट प्रिपेयरिंग, और बजट प्रिपेयर करने के साथ साथ अपन रिस्पॉन्सिबिलिटी सेट करते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी सेट करना। अगर अपन बजट बनाते हैं तो हर एम्प्लॉय की अपने आप ही रिस्पॉन्सिबिलिटी सेट हो जाती है। कैसे? अपन ने देखा था, अपन ने कई सारे बजट बनाए थे, लाइक सेल्स बजट। अब सेल्स बजट में किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? कौन बजट बना रहे हैं? मार्केटिंग मैनेजर या सेल्स मैनेजर, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बजट बनाना। तो अब इसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि ये टारगेट आगे अचीव करके दिखाएगा। जैसे अपन ने बनाया था प्रोडक्शन बजट, ठीक है, जो सेल्स बजट से जुड़ लिंक था। मैंने पहले बताया था आपको, पहले सेल्स बजट बनेगा फिर प्रोडक्शन बजट बनेगा। तो प्रोडक्शन बजट जो है वो कौन बना रहा है? प्रोडक्शन मैनेजर। हर कंपनी में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज जो होती है उन सब में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। सेल्स का अलग डिपार्टमेंट होता है, प्रोडक्शन का अलग डिपार्टमेंट होता है, परचेज का अलग होता है, लेबर या एचआर डिपार्टमेंट अलग होता है, जिसे अपन पर्सनल डिपार्टमेंट भी कहते हैं, ठीक है। फिर ऐसे आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट का पूरा अलग डिपार्टमेंट होता है। तो ये सारे के सारे कंपनीज के अंदर डिपार्टमेंट होते हैं, उन सबकी अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो अपन बजट बना के क्या करते हैं? हर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी को सेट करते हैं। क्या बजट बनाने से काम पूरा हो जाता है क्या? नहीं। उसके बाद बजट को क्या करेंगे अपन? एग्जीक्यूट भी करते हैं, ठीक है। बजट को अपन बनाने के बाद उसको क्या करेंगे? एग्जीक्यूट भी करेंगे। फिर बजट एग्जीक्यूट हो गया, अपने सामने कौन से रिजल्ट आते हैं? एक्चुअल रिजल्ट। बजट तो केवल क्या होता है? एस्टीमेट। बजट तो केवल क्या है? एक एस्टीमेट। उस एस्टीमेट को अपन को किससे बाद में कंपेयर करना पड़ेगा? एक्चुअल से। तो तीसरा स्टेप क्या होता है? कंपेयर करेंगे किसको? एस्टीमेट को किसके साथ? एक्चुअल के साथ। आप बोलेंगे सर कंपेयर करके फायदा क्या? कमियां निकालेंगे ना, कमियां निकालेंगे, वरना क्या है, अच्छा रिजल्ट आया वो देखेंगे। तो 4th पॉइंट क्या आएगा? इंप्रूवमेंट करेंगे या फिर एप्रिशिएट करेंगे। एप्रिशिएट किस चीज को करेंगे? भाई बढ़िया चीज क्या है कि आपका बजट का टारगेट जो था वो अचीव हो गया। आपने बोला, कंपनी ने बोला कि 1 लाख मोबाइल फोन बिक जाएं इंडिया के अंदर, क्योंकि सैमसंग ने अपना प्लांट डाला है गुड़गांव या कहां पे डाला है, दिल्ली के आसपास जहां पे भी है, ठीक है। तो सैमसंग ने मान लो अपना प्लांट डाला मोबाइल का, तो उसका बजट क्या है? कुछ ना कुछ प्रोडक्शन टारगेट होगा, कुछ ना कुछ सेलिंग टारगेट होगा। अगर वो टारगेट अचीव हो जाता है तो कंपनी क्या बोलेगी? भाई बहुत अच्छी बात है, एप्रिशिएट करेगी और अगली बार थोड़ा और बड़ा टारगेट दे देगी कि भाई अब ये अचीव करना है। और अगर मान लो इसमें कुछ कमी रह जाती है और सपोज करो ये 60,000 मोबाइल ही बेच पाता है, तो अब ये इंप्रूव करेगा, ठीक है। किस चीज में इंप्रूव करेगा?
हो सकता है कि बजट बनाने में गड़बड़ हो गई हो, टारगेट जो था वो 1 लाख मोबाइल का बहुत ज्यादा सेट कर दिया था, बहुत ज्यादा एम्बिशियस हो गए थे आप, ठीक है। ये भी हो सकता है कि आपने क्या है, आपके जो मैनेजर्स थे उन्होंने ढंग से काम नहीं किया तो इसलिए मोबाइल कम बिके। दोनों ही बातें हो सकती है, या तो बजट कम बन गया है ना, सॉरी बजट गलत बन गया, बजट बहुत ज्यादा ओवर एम्बिशियस बन गया, ठीक है, या फिर दूसरा क्या हो सकता है कि आपने बजट को ढंग से इंप्लीमेंट नहीं किया। दोनों ही बातें हो सकती है, दोनों ही गलतियां हो सकती है, ठीक है। तो ये चारों चीजें किसमें आती है, बजटरी कंट्रोल। अगर आपको लिखना हो वर्ड आपके एग्जाम में ना, देखो ध्यान रखना, बजटरी कंट्रोल सीधा सीधा टॉपिक दे रखा है अपने पेपर 1 के यूनिट 3 में पार्ट सी के अंदर, साफ साफ लिख रखा है अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग के अंदर, ठीक है। तो अगर एग्जाम में पूछे पहला क्वेश्चन तो यही आ सकता है, व्हाट इज बजटरी कंट्रोल, तो आप क्या लिखेंगे कि बजट प्रिपेयर करना, हर पर्सन की क्या करेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेट करेंगे। अब बजट प्रिपेयर करने के बाद आपको क्या लगता है, पर्सन की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेट हो रही है, साथ के साथ किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेट हो रही है, डिपार्टमेंट की भी हो रही है। पर्सन की मतलब जैसे प्रोडक्शन मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी सेट हो गई। अब प्रोडक्शन मैनेजर कोई ना कोई इंसान ही होगा, मान लो उसका नाम है XYZ कुछ भी, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेट हो गई, प्लस उसके डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी सेट हो गई कि भाई प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इतना टारगेट उसे अचीव करके दिखाना है। फिर उस बजट को एग्जीक्यूट भी करना है, वो भी किस में आता है, बजटरी कंट्रोल में आता है। फिर उस जब वो बजट पूरा का पूरा एक्चुअल रिजल्ट आ जाएंगे, अपना पूरा ईयर खत्म हो जाएगा। अपन बजट हमेशा किस ईयर के लिए बनाते हैं, एडवांस ईयर के लिए बनाते हैं। आप गवर्नमेंट का जब बजट देखते हैं, जैसे 2018 में बजट आया था ना, इस साल गवर्नमेंट ने, सरकार ने बजट निकाला था, केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी निकाला था, स्टेट गवर्नमेंट ने भी निकाला था, दोनों ने निकाला था, केंद्र सरकार ने भी निकाला, राज्य सरकार ने भी निकाला। ये कौन से ईयर के लिए आया था 2018 बजट, ये 18-19 के लिए आया था, ठीक है। तो किस डेट पे आया था वैसे ये 2018 का बजट, 1 फरवरी 2018, इस डेट पे बजट आया। और किस ईयर का आया बताओ, 18-19 का बजट आया, सॉरी 18-19 का बजट आया। अब क्या होगा, जैसे ही 18-19 खत्म हो जाएगा, 18-19 ईयर है, ये कब से चालू हो रहा है, 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 तक। जैसे ही 31 मार्च 2019 खत्म हो जाएगा तो अब गवर्नमेंट किस काम में लग जाएगी, ये चेक करने कि 2018-19 का बजट कितना अचीव हुआ, ठीक है। फिर गवर्नमेंट जब अगला बजट निकालेगी तो 2000 ऐसे फिगर रखेगी, 2018-19 का बजट कितना था, फिर क्या लिखेगी, 2018-19 में एक्चुअल कितना हुआ, फिर साथ में 19-20 का भी बजट दे देगी। समझ में आता है, जब भी आप बजट देखोगे, अगर आपने बजट देखा है तो वो हमेशा 3 फिगर में आता है। कौन कौन से 3 फिगर आते हैं सरकार के बजट के, 2018-19 का जो बजट था वो क्या था, फिर 2018-19 का एक्चुअल क्या हुआ। ऑब्वियस सी बात है, ये कब दोनों चीजें कंपेयर हो पाएगी, 18-19 खत्म होने के बाद, ठीक है। और फिर 2019-20 का क्या बजट रहेगा। तो गवर्नमेंट हमेशा इस तरीके से 3 फिगर देती है। अपन इन 2 फिगर को कंपेयर करने के बाद क्या निकाल सकते हैं, मान लो गवर्नमेंट ने सोचा कि नरेगा पे, सपोज करो जो नरेगा स्कीम है उस पे 40,000 करोड़ रुपए खर्च होने चाहिए, ये बजट था, लेकिन जो खर्चा हुआ सपोज करो 35,000 करोड़ हुआ, ठीक है। अब गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट देखेगी यार ये 5,000 करोड़ रुपए क्यों कम खर्च हुए, ठीक है। केवल यही नहीं देखना, फिर बाद में और भी कई सारी चीजें देखनी है कि 35,000 करोड़ जो खर्च हुए हैं क्या वो सही पर्सन को पहुंचे हैं या नहीं पहुंचे हैं। इसीलिए आपको पता है आधार कार्ड वगैरह ये सब इशू हैं। तो मतलब अपन को ये चेक करना होता है कि जो बजट था उसका एक्चुअल से कंपेयर करके क्या निकालते हैं अपन, हमेशा डिफरेंस, ठीक है। एक्चुअल से कंपेयर करके बजट को क्या निकाला जाता है, डिफरेंस। उस डिफरेंस को वैसे अकाउंटिंग की लैंग्वेज में बोलते हैं वेरियांस। वेरियांस मतलब क्या होता है, डिफरेंसेस, बदलाव, ठीक है। किस किस के अंदर बदलाव कंपेयर करेंगे अपन जब बजट और एक्चुअल के अंदर, तो अपन को जो डिफरेंस पता लग रहा है उसे अपन बोलते हैं वेरियांस। अगर आप ये अकाउंटिंग की थोड़ी बहुत लिख के आ जाओगे लैंग्वेज टेक्निकल, तो फिर अपन को थोड़े अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, ज्यादा हार्ड नहीं है कुछ, है ना, 1-2 बार वीडियो देखोगे आ जाएगा। फिर 4th पॉइंट क्या है, जब अपना ये काम हो गया तो फिर अपन इंप्रूव करेंगे। अब गवर्नमेंट को पता लग गया इस बार 35,000 करोड़ खर्च हुए 18-19 के अंदर, ठीक है।
तो गवर्नमेंट जब 19-20 का बजट बनाएगी तो इस चीज को ध्यान रखेगी, ठीक है। तो अपनी गलतियों से ही अपन सीखते हैं, वही बात यहां पे लिख रखा है इसके अंदर कि इंप्रूवमेंट करेंगे और अप्रिशिएट करेंगे। क्लियर। तो ये पूरा प्रोसेस 4 पॉइंट किसके अंदर आते हैं, बजटरी कंट्रोल के अंदर आते हैं। आप पूछ सकते हो सर ये जो बजट होता है और बजटरी कंट्रोल होता है उसमें क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। एग्जाम में भी पूछ सकता है आपसे कि बताओ बजट और बजटरी कंट्रोल में क्या डिफरेंस है, तो आप क्या बोलेंगे, सिंपल, क्योंकि ये डिफरेंस वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं ना, ठीक है, आपने देखा होगा। तो बजट और बजटरी कंट्रोल में डिफरेंस क्या है, बजटरी कंट्रोल में चारों पॉइंट आ गए शुरुआत से लेकर एंड तक, ठीक है। इवन अगले साल तक के बजट के लिए अपन को एक प्रेरणा मिल गई कि क्या क्या इंप्रूव करना है और क्या अच्छी चीज हुई है इस बार, ठीक है ना, ये भी पता लग गया। लेकिन बजट बनाना केवल क्या है, केवल बजट अगर वर्ड लिखा हो तो इसका मतलब इस साल बजट बनाया बस छोड़ दिया, ठीक है। तो बजट और बजटरी कंट्रोल क्या है, बजटरी कंट्रोल पूरा एक प्रोसेस है, ठीक है। आप ये कह सकते हो ये तो मीन्स है, ठीक है, और ये क्या है, एंड। जैसे मैं आपको सिंपल एक और भाषा में बताता हूं ना, ठीक है। जैसे अपन हिस्ट्री पढ़ते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं, ठीक है। तो गांधी जी का जो तरीका था आजादी लेने का वो क्या था, नॉन वायलेंस था, ठीक है। तो गांधी जी का तरीका क्या है, नॉन वायलेंस, मतलब अहिंसा, ठीक है ना, कि हम हिंसा पे विश्वास नहीं रखेंगे। वैसे गांधी जी अपने टॉपिक में है रोल ऑफ फिलोसफर्स के अंदर, ठीक है, उसके अंदर अपने एथिक्स के अंदर दे रखा है कि गांधी जी के क्या क्या अपन को गांधी जी भगवत गीता और गांधी जी वगैरह के अंदर क्या क्या जो प्रिंसिपल्स हैं उनसे क्या सीख सकते हैं अपन, तो ये एक टॉपिक भी है। तो नॉन वायलेंस, ठीक है, गांधी जी सबसे मेन अपन ये सीख सकते हैं। तो गांधी जी नॉन वायलेंस करके क्या हासिल करना चाहते थे, एंड रिजल्ट क्या था गांधी जी का, आजादी, मतलब देश को क्या मिल जाए, फ्रीडम मिल जाए। क्लियर। तो मीन्स मतलब क्या होता है, तरीका, एंड मतलब क्या होता है, फाइनल रिजल्ट। तो ऐसे ही बजट क्या है, बजट एक तरीका है, फाइनल रिजल्ट क्या है, बजटरी कंट्रोल, ठीक है। बजट क्यों बनाया जाता है, इस चीज को हासिल करने के लिए। अब आपको शायद इस एग्जांपल से थोड़ा क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए अब अपन देखते हैं और क्या क्वेश्चन पूछ सकता है बजटरी कंट्रोल में से। नहीं भी समझ में आया और भी आसानी से समझ में आ जाएगा, आराम से आप समझ देखते रहिए इसको, ठीक है। अब अपन देखते हैं बजटरी कंट्रोल के क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। अगर मान लो आपसे एग्जाम में पूछ ले कि बताओ ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं बजटरी कंट्रोल के, आपको क्या लगता है, कोई भी पर्सन, कोई भी कंट्री, कोई भी कंपनी, देखो बजट हर कोई बनाता है, हर देश भी बनाता है और हर कंपनी भी बना के चलती है। क्लियर क्या। तो अपन फिलहाल अभी कंपनी के एंगल से सोच रहे हैं, जब इकोनॉमिक्स में आ जाएंगे तो कंट्री के एंगल से भी सोच लेंगे, क्योंकि इकोनॉमिक्स में भी बजट वाला टॉपिक है अपने। ऑब्जेक्टिव्स क्या है बजटरी कंट्रोल के, पहला आप बताओ बजट क्यों बनाया था। मैंने आपको बताया था बजट किस लिए बनाते हैं, कंट्रोल करने के लिए। किस चीज को कंट्रोल करने के लिए, सब चीजों को, ठीक है, ताकि खर्चे जो है कम से कम हो, लॉस कम से कम हो, नुकसान कम हो, फायदा ज्यादा हो, ठीक है। एम्प्लॉइज के ऊपर एक डर बना रहे या फिर एक अपने आप चेक बना रहे कि उनको पता हो कि उन्हें करना क्या है। सपोज करो सेल्स मैनेजर को पता है कि उसे 1 लाख मोबाइल बेचने हैं, तो वो हमेशा इस टारगेट, आपने देखा होगा सेल्स मैनेजर हमेशा टेंशन में रहते हैं, जो सेल्स वाले पर्सन होते हैं। कई लोग आपको बोलते भी होंगे कभी सेल्स की जॉब मत करना, बहुत परेशान वाली जॉब है। क्यों, क्योंकि उनको टारगेट मिले हुए होते हैं, वो हमेशा उसी मतलब टारगेट के अंदर जीते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं कि भाई मेरे को ये टारगेट अचीव करना है, और जिसका अचीव हो गया वो बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। तो कंट्रोल, तो पहली बात क्या है, कंट्रोल स्टैब्लिश करना। दूसरी बात कोऑर्डिनेशन स्टैब्लिश होना। कोऑर्डिनेशन कैसे, कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स इन अ कंपनी। अलग अलग डिपार्टमेंट जो होंगे कंपनी के अंदर, उसके बीच में क्या है, एक कोऑर्डिनेशन स्टैब्लिश होगा, ठीक है। कैसे स्टैब्लिश होगा कोऑर्डिनेशन सर, देखो सेल्स डिपार्टमेंट को पता है कि तुम्हें कितने मोबाइल बेचने हैं, 1 लाख मोबाइल बेचने हैं। तो सेल्स डिपार्टमेंट क्या बात करेगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से कि भाई 1 लाख मोबाइल बनाने भी है, ध्यान रखना। जबकि ये दोनों डिपार्टमेंट अलग अलग हैं, अब लेकिन दोनों डिपार्टमेंट को साथ मिलकर काम करना पड़ेगा।
प्रोडक्शन डिपार्टमेंट परचेज डिपार्टमेंट को क्या बोलेगा, भाई देख 1 लाख मोबाइल मेरे को बनाने हैं, परचेज डिपार्टमेंट तुम मुझे क्या लाके दोगे, 1 लाख मोबाइल के हिसाब से कच्चा माल, रॉ मटेरियल। मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में, इससे पिछली क्लास, मतलब इससे पिछली क्लास में, कि जो सेल्स बजट होता है वो फिनिश गुड्स का बनता है, तैयार माल का। प्रोडक्शन बजट भी तैयार माल का बनता है, लेकिन परचेज बजट किसका बनता है, कच्चे माल का, रॉ मटेरियल का। ठीक है, फिर परचेज डिपार्टमेंट जो है वो रॉ मटेरियल खरीदेगा। इसी तरीके से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट लेबर डिपार्टमेंट से भी बात करेगा, एचआर डिपार्टमेंट से भी बात करेगा, और क्या बोलेगा, मुझे इतने आदमी चाहिए प्रोडक्शन करने के लिए, उत्पादन करने के लिए। ठीक है, तो आप देख रहे हो अब सारे डिपार्टमेंट में क्या स्टेब्लिश हो रहा है, कोऑर्डिनेशन स्टेब्लिश हो रहा है। हो सकता है परचेज डिपार्टमेंट के पास रॉ मटेरियल खरीदने के लिए इतने सारे पैसे नहीं हो, तो परचेज डिपार्टमेंट किससे बात कर रहा है, फाइनेंस डिपार्टमेंट से, कि भाई मेरे को लोन चाहिएगा तो तू बैंक से लोन अरेंज करा के दे। तो फाइनेंस डिपार्टमेंट फिर बैंक के पास जाएगा, या फिर शेयर इशू करेंगे, डिबेंचर इशू करेंगे, जो अपन ने स्टार्टिंग की क्लास में पढ़ा था कि कंपनियां फिर शेयर इशू करके, डिबेंचर इशू करके जो है वो पैसा उगाती है और फिर अपना बिजनेस चलाती है। ठीक है, तो आई होप कि समझ में आएगा कोऑर्डिनेशन कैसे स्टेब्लिश होगा। फिर अपन बात करते हैं क्या, जो वेस्ट होंगे वो कम से कम होंगे। क्यों, कैसे वेस्ट कम से कम होगा, किसी भी चीज का वेस्ट कम होगा। भाई प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को क्या पता है कि मुझे एक मोबाइल बनाने में कितना रॉ मटेरियल चाहिए। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को क्या पता है, मुझे एक मोबाइल बनाने में कितना रॉ मटेरियल चाहिए, उसको ये पता है। तो वो ज्यादा रॉ मटेरियल वेस्ट नहीं कर सकता, लगा नहीं सकता। ठीक है, अगर वो ज्यादा रॉ मटेरियल लगाएगा उस मोबाइल को बनाने के लिए, या फिर उसने कुछ घपलेबाजी कर दी रॉ मटेरियल के अंदर, तो उसे जवाब देना पड़ेगा भाई, क्योंकि पहले से टारगेट सेट था, बता रखा था कि एक मोबाइल बनाने के अंदर कितना रॉ मटेरियल चाहिए। रॉ मटेरियल आपको पता है मोबाइल बनाने के अंदर कुछ भी हो सकता है, सिलिका वगैरह जो भी है। ठीक है, अच्छा फोर्थ, एम्प्लॉयज के बीच में जो है एक कंट्रोल कंट्रोल तो हो ही गया। अब आप ये देख सकते हैं कि एफिशिएंसी जो है एम्प्लॉयज की वो क्या हो जाएगी, इससे इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, एफिशिएंसी क्या हो जाती है, इससे एम्प्लॉयज की इंक्रीज हो जाती है। एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉयज इंक्रीजेस। ठीक है, और क्यों बनाते हैं बजट बताओ, ताकि अपन एग्जीक्यूशन ढंग से कर पाए। ठीक है, एग्जीक्यूशन मतलब बजट को क्या कर पाएंगे, इंप्लीमेंटेशन बजट का अच्छे से हो पाएगा। किसी भी चीज का इंप्लीमेंटेशन करने के लिए क्या है, अपने पास टारगेट होना चाहिए। ठीक है, तो वो टारगेट अच्छे से अचीव हो पाए, तो इसलिए अपने पास क्या हो, पूरा प्रॉपर तरीके से बजट हो। फिर अपन क्या है, फ्यूचर में भी इसके लिए जब एक्चुअल रिजल्ट आ जाते हैं, या फिर जब एक्चुअल रिजल्ट आ जाएंगे, एक्चुअल रिजल्ट को अपन क्या कर पाएंगे, बजट से कंपेयर कर पाएंगे। एक्चुअल रिजल्ट को किससे कंपेयर करना था, मैंने आपको बताया था, बजट को और एक्चुअल रिजल्ट को हमेशा अपन क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। और इससे क्या पता लगाते हैं अपन, डिफरेंसेस। और बताओ उस डिफरेंस को आपको अकाउंटिंग की लैंग्वेज में क्या बोलना होता है, वेरिएंसेस। तो बजट का ऑब्जेक्टिव क्या है, उसको इंप्लीमेंट भी करना है एक मेन, क्योंकि इंप्लीमेंट करने के लिए तो बजट बनाते हैं आप। और दूसरी बात, फिर डिफरेंसेस फाइंड करने हैं जब एक्चुअल रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, इन सब चीजों से क्या होगा, अपनी जो कॉस्ट है वो कम आएगी, क्योंकि आपने हर चीज का पहले जो खर्चा वगैरह था सब बता दिया कि भाई इतना रुपए खर्च होना चाहिए इस चीज के अंदर, बिल्कुल सोच समझ के बताया होगा। कॉस्ट कम आएगी तो बताओ क्या होगा, प्रॉफिट बढ़ेगा। ठीक है, अब और फ्यूचर के लिए हमें गाइडेंस मिलेगी। फ्यूचर में जो बजट बनेगा उसका पता कैसे लगेगा कि पिछले साल हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या थी, तो उसी के हिसाब से हम फिर बजट बनाएंगे। ठीक है, फ्यूचर का। तो ये सारे पॉइंट आप, अब इसमें से जरूरी नहीं है कि सारे के सारे आप लिखो, आप केवल 4 या 5 पॉइंट लिख सकते हो एग्जाम में, डिपेंड करता है कि कितने मार्क्स का आता है। ठीक है, अब क्या है,
एक और क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है, ऑब्जेक्टिव्स हो गया, मीनिंग हो गया बजटरी कंट्रोल का, लिमिटेशंस क्या है बजटरी कंट्रोल की, क्या दिक्कतें हैं बजट बनाने के अंदर, ठीक है, क्या लिमिटेशंस है, क्या लगता है आपको क्या कमियां हैं बजट की, कि बजट कंपनी का कब फेल हो सकता है, ठीक है, क्या लिमिटेशंस हैं ऑफ बजटरी कंट्रोल। तो पहली लिमिटेशन क्या हो सकती है कि आपने जो बजट बनाया था उसके लिए जो डेटा इकट्ठे करे वो क्या थे, इनकरेक्ट डेटा थे। मतलब आपने जो, मैंने आपको बताया ना, आपने जो बजट बनाया हो अगर वो बजट ही गलत हो तो फिर क्या होगा, एक्चुअल रिजल्ट जो आएगा वो बिल्कुल शॉकिंग तो होगा ही अपने आप ही, ठीक है। भाई आप कोई पर्सन है, ठीक है, वो मान लो एग्जाम की तैयारी बिल्कुल भी नहीं कर रहा, ठीक है, और वो सोच रहा है कि मैं एग्जाम पास हो जाऊंगा, बताओ क्या ये चीज सही है क्या, नहीं है ना। तो उसी तरीके से कि अगर आपने बजट ही गलत बनाया है तो जो एक्चुअल रिजल्ट आएगा वो तो इनकरेक्ट होगा ही अपने आप ही, उसमें तो कोई बात ही नहीं है और बहुत ज्यादा शॉकिंग होगा। या फिर दूसरा रीजन हो सकता है कि आप उस बजट को इंप्लीमेंट ढंग से नहीं कर पाए, ठीक है। दो बातें हो सकती है, पहला क्या, बजट ही गलत बना दिया, टारगेट ही गलत सेट कर दिया। अब कंपनी ने बोला कि 1 लाख मोबाइल बेचेंगे, ठीक है, लेकिन पता लगा कि 1 लाख मोबाइल की तो डिमांड ही नहीं है। आपने इतना एम्बिशियस टारगेट क्यों सेट कर लिया, तो पहले तो टारगेट गलत हो गया, दूसरा क्या, इंप्लीमेंट गलत हुआ। बिक तो सकते थे 1 लाख मोबाइल, लेकिन आपकी कंपनी के जो मैनेजर्स हैं उन्होंने ढंग से काम नहीं किया, वर्क नहीं किया, एडवर्टीजमेंट नहीं किया प्रॉपरली, तो फिर वो बजट इंप्लीमेंट नहीं हुआ, तो फिर उसकी वो लिमिटेशन है। तीसरी बात क्या है, जो बजट होता है कई बार इंसान की क्रिएटिविटी को इफेक्ट करता है। कैसे इफेक्ट करता है, जैसे प्रोडक्शन या फिर आपको कोई सा भी खर्चे का बजट लो आप, मैंने आपको बताया था बजट होते हैं, कोई भी खर्चे का बजट है, एक्सपेंसेस बजट। कंपनी ने बोला कि जो हम रेंट है वो मैक्सिमम किसी भी जगह कितना रुपए दे सकते हैं, 5 लाख रुपए दे सकते हैं पूरे साल भर का। ये कंपनी ने बजट बनाया कि हम पूरे साल भर का जो रेंट है, किराया है, वो केवल 5 लाख दे सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं दे सकते, ठीक है। लेकिन जो आपको जगह मिल रही थी वो सपोज करो 6 लाख में बहुत अच्छी जगह मिल रही थी, ठीक है, और 5 लाख के अंदर बहुत ही खराब जगह मिल रही है सपोज करो, लेकिन फिर भी आपको क्या है, बजट जो है उसको फॉलो करना पड़ेगा, वरना आपको आंसर देना पड़ेगा, ठीक है। और हर जो एम्प्लॉय होता है वो उस आंसर को देने से बचता है। वो सोचता है कि कहीं इसमें अगर मैंने 6 लाख वाला जो मतलब जगह है, जो स्पेस है, अगर मैंने उसको बुक करवा लिया तो फिर कल को है ना मेरे ऊपर इंक्वायरी बैठ सकती है, मेरे से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपने 6 लाख वाला क्यों बुक करवाया, जबकि आपको बोला गया था कि 5 लाख का ही बजट दिया था, तो आपने बजट के हिसाब से काम क्यों नहीं किया। तो वो एम्प्लॉय बोलेगा मैं भाई अपने ऊपर इतनी सारी टेंशन क्यों लूं, जबकि वो जानता है कि अगर वो 6 लाख में वो जो 6 लाख वाली जगह लेता तो उससे ज्यादा उस कंपनी की हो सकता है सेल्स हो, ज्यादा अच्छा प्रोडक्शन हो, बड़ी जगह हो, और 5 लाख और 6 लाख अमाउंट में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन जो उस चीज की क्वालिटी है उसमें ज्यादा बहुत डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। तो इसलिए बजट क्या करता है, हमें कई बार क्रिएटिविटी को अफेक्ट करता है, ठीक है। तो ये भी दिक्कत है बजट के साथ। फिर जैसे एक चीज और बताना चाहूंगा मैं इम्प्लीमेंटेशन के अंदर ही, आपने देखा होगा कि इंडिया जो है उसने बजट की प्लानिंग ली कहां से, या फिर प्लानिंग जो है अपन करते हैं 5 ईयर प्लानिंग, अब तो खैर बंद हो गई, आपको पता होगा 5 ईयर प्लानिंग। जो पंचवर्षीय योजना थी इंडिया की, वो इंडिया ने कहां से ली थी। अपन सब पढ़ते हैं इसको इकोनॉमिक्स में भी और पॉलिटी के अंदर भी, कि इंडिया ने 5 ईयर प्लानिंग का कॉन्सेप्ट कहां से लिया था, यूएसएसआर, मतलब आप कह सकते हैं सोवियत संघ या फिर रशिया, ठीक है ना, रूस, इधर से अपन ने 5 ईयर प्लानिंग का कॉन्सेप्ट लिया था, ठीक है। ये भी आपको एक चीज याद रखनी है। अब कौन से अपन ने लास्ट 5 ईयर प्लान कौन सा था, 12th 5 ईयर प्लान लास्ट था, आपको ये भी ध्यान रखना है। और ये किस ईयर में खत्म हो चुका है, 2017 के अंदर।
तो मैं ये बजट के अंदर प्लान क्यों बता रहा हूं आपको, क्योंकि प्लानिंग भी तो एक तरीके से बजट ही तो है। ठीक है, आप क्या कर रहे हैं, जैसे लास्ट 5 ईयर प्लान था 2012 से लेकर 2017 तक का, जो 12वां 5 ईयर प्लान था, पंचवर्षीय योजना थी 12th, उसमें क्या किया अपन ने, 2012 में ही सोच लिया कि अगले 5 साल में क्या करना है। तो ये क्या है, एक तरीके से अपन ने बजट ही तो बनाया। ठीक है, और आपने देखा होगा इसके अंदर गवर्नमेंट के प्लान क्यों बहुत सारे फेल हो जाते थे, कि एक तो ये प्लान जो था वो प्लानिंग कमीशन बनाता था, और प्लानिंग कमीशन अगर आपको पता हो, याद हो, तो एक सेंट्रलाइज बॉडी थी। मतलब जो प्लान बनते थे वो ऊपर से बनते थे, मतलब टॉप लेवल मैनेजमेंट बनाता था। ठीक है, और फिर वो प्लान नीचे की तरफ जाते थे, लोअर लेवल पे जाते थे। मतलब गवर्नमेंट जो है ऊपर बैठ के, या कुछ मिनिस्टर्स ऊपर बैठ के टॉप के, बिना नीचे वालों की बात सुने, बिना ग्राउंड कंडीशन देखे, जो ऊपर बैठे बैठे प्लान बना लेते थे। ठीक है, इसलिए वो बहुत सारे प्लान क्या होते थे, फेल हो जाते थे। लेकिन अब जो बॉडी आई है, प्लानिंग कमीशन की जगह कौन सी बॉडी आई है, नीति आयोग। अपन को पता है ये बात। इसने एक 5 ईयर प्लान की जगह क्या निकाला है, विजन डॉक्यूमेंट। कितने साल का विजन डॉक्यूमेंट निकाला है, 15 साल का। और अपन पॉलिटी में जो है नीति आयोग और प्लानिंग कमीशन का डिफरेंस भी पढ़ते हैं, अगर आपने पढ़ा होगा आपको याद होगा। तो उसमें अपन ने देखा है कि नीति आयोग जो है वो हमेशा, मतलब टॉप टू डाउन प्लानिंग नहीं करता है, टॉप टू लो प्लानिंग नहीं करता है, या टॉप टू बॉटम नहीं होती प्लानिंग। हमेशा नीति आयोग की प्लानिंग कैसे होती है, बॉटम टू टॉप। मतलब वो बिल्कुल लोअर लेवल से जो है सुझाव मांगता है। इसीलिए नीति आयोग क्या है, ज्यादा बेटर है किससे, प्लानिंग कमीशन से। अब आपको इस पॉइंट को कैसे लिंक करना है, अब आपको एक तो ये चीज समझ में आ गई कि इंप्लीमेंटेशन बहुत जरूरी है बहुत सारी प्लान्स का। दूसरी बात, कई बार प्लानिंग का जो बजट होता है, अगर वो सेंट्रलाइज बजट होता है तो वो इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं रहता। ठीक है, मतलब अगर अपन अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग को बाकी सब्जेक्टों से भी लिंक कर पाए तो फिर और भी अच्छी बात है। क्लियर क्या, जो अपनी अपन सेंट्रलाइज प्लानिंग करते हैं वो ज्यादा बेटर नहीं है, ज्यादा बेटर क्या है, हमेशा डिसेंट्रलाइज प्लानिंग होती है ज्यादा बेटर। ठीक है, और हमने बहुत, आपको पता है कि ये जो अपना पंचायती राज है और म्युनिसिपैलिटी है, ये सब क्या है, इसे बोलते हैं डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, आईएएस प्री में क्वेश्चन भी था 2017 के प्रीलिम्स में कि पंचायती राज और ये सब क्या है। उसमें 4 ऑप्शन थे, डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, ऐसे 4 ऑप्शन दिए, तो उसका आंसर क्या था, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। कई बच्चों ने उस पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी भी लगाया टिक। क्लियर, तो ज्यादा बेटर क्या रहती है हमेशा, डिसेंट्रलाइज प्लानिंग या सेंट्रलाइज प्लानिंग, डिसेंट्रलाइज प्लानिंग। तो आप ये सब बातें इसके अंदर डिसेंट्रलाइज प्लानिंग के अंदर लिख सकते हो। तो मेरे हिसाब से एग्जाम में पूछ सकता है कि लिमिटेशंस ऑफ बजटरी कंट्रोल क्या है, तो ये 4 पॉइंट आप याद रख लो। अब अपन अगले टॉपिक पे आते हैं, जो इस क्लास में अपन को डिस्कस करना है, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग में डिफरेंस क्या होता है। किस किस में डिफरेंस, अकाउंटिंग में और ऑडिटिंग में, ये पूछ सकता है एग्जाम में। ठीक है, क्योंकि अपना एक पूरा सब्जेक्ट है अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। देखो दोस्तों, अकाउंटिंग क्या होती है, रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना। ठीक है, बही खाते मेंटेन करना। अभी दिवाली आने वाली है, आपने देखा होगा कि जो महाजन होते हैं या फिर जो दुकानदार होते हैं, ठीक है, उनके पास एक लाल सा रजिस्टर होता है, आपने देखा होगा अभी उसको। तो वो उसके अंदर लिखते रहते हैं कुछ ना कुछ, है ना, जो भी हिसाब किताब होते हैं। और क्योंकि दिवाली आती है तो वो अपना जो रजिस्टर होता है लाल रंग का सा, ठीक है, उसको पूरा चेंज कर देते हैं और नया रजिस्टर बनाते हैं, उस पर पूरा स्वास्तिक वगैरह का साइन बना के शुभ लाभ लिख के। तो वो चीज क्या है, वो क्या बना रहे हैं, बही खाते बना रहे हैं। मतलब वो क्या बना रहे हैं, अपने अकाउंट्स बना रहे हैं। ठीक है, अकाउंट्स में क्या लिखते हैं वो लोग,
उन्होंने कितना माल किसी को बेचा, कितना माल खरीदा, ठीक है। मेन तो बिजनेस में यही ट्रांजेक्शन होता है सबसे, खरीदना बेचना। आप बिजनेस मान लो कोई कंपनी नहीं है, सामने आपकी जो दुकान है किराने की वो है, वो पूरे दिन भर करती क्या है, माल खरीदती बेचती रहती है, ठीक है। कई बार उसके यहाँ पे कुछ एम्प्लॉय होंगे, कुछ कर्मचारी होंगे, उनको वो क्या पे करती है, हर महीने सैलरी पे करती है। हो सकता है वो दुकान किराए की हो तो वो रेंट पे करता हो, उसका पानी बिजली का बिल, ठीक है, टेलीफोन का बिल, ये सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं बिजनेस के अंदर। इन्हीं को रिकॉर्ड करते हैं जब, तो उसे क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग। रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड अकाउंटिंग, ठीक है। क्यों कर रहे हैं अपन ये बिजनेस के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड, बताओ रीजन क्या है। इसका रीजन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना। मैंने आपको इस 2 क्लास पहले भी बताया था फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होते हैं। ये ईयर के एंड में बनते हैं। जैसे इसमें आता है प्रॉफिट निकालना, भाई कोई बिजनेस चल क्यों रहा है, ठीक है, या फिर वो दुकान वाला अपना दुकान क्यों चला रहा है लगातार। आपने देखा होगा कई दुकान 20-20, 30-30 साल से खुली हुई है, 50-50 साल से खुली हुई है, वो अभी तक क्यों चल रही है, क्योंकि वो क्या कमा रहे हैं, प्रॉफिट। लेकिन कई आपने देखा होगा कई बिजनेस आते हैं बंद हो जाते हैं, उसका रीजन क्या है, क्योंकि वो प्रॉफिट नहीं कमाते हैं। तो ये सब उनको पता कैसे लगता है, वो क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं ट्रांजेक्शन्स की। जितने भी वो माल बेचते खरीदते हैं उसको रिकॉर्ड करते रहते हैं, और फिर उनको पता रहता है कि भाई कि वो प्रॉफिट कमा रहे हैं कि लॉस कमा रहे हैं। अगर वो प्रॉफिट कमा रहे हैं तो उनको मोटिवेशन मिलता है और फिर वो बिजनेस को आगे कंटिन्यू करते रहते हैं, वरना तो वो बिजनेस बंद करके चले जाते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें क्या है, अकाउंटिंग। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना क्या है, अकाउंट्स का ऑब्जेक्टिव है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, मतलब जैसे प्रॉफिट निकालते हैं, जो इसका पर्टिकुलर फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है उसे बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो मैंने आपको 1-2 क्लास पहले बताया भी था कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है। इसी तरीके से एक और फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है जिसे बोलते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में क्या रिकॉर्ड करते हैं अपन, असेट और लायबिलिटी, असेट एंड लायबिलिटीज, ठीक है। असेट एंड लायबिलिटी मतलब, असेट मतलब होता है संपत्ति और लायबिलिटी क्या होता है, दायित्व। लायबिलिटी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ना, ठीक है, और असेट्स मतलब आपकी जो असेट है, संपत्ति है। जैसे आप मान लो एक अच्छे, बहुत अच्छे पढ़े लिखे पर्सन हो, मान लो आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, सीए हो, कुछ भी हो, है ना, लॉयर हो, वकील हो, कुछ भी हो, आप बहुत अच्छी नॉलेज है आपके पास, तो वो नॉलेज क्या है, आपकी असेट है, ठीक है। लेकिन अपने पेरेंट्स ने अपन पे इतना सारा खर्चा किया है आज तक, है ना, अपन को पढ़ाया लिखाया, इस लायक बनाया, तो अपनी उनके लिए क्या है, एक लायबिलिटी है, ठीक है। तो ये दोनों चीजें हमेशा क्या रहनी चाहिए, बैलेंस रहनी चाहिए, ठीक है। इसलिए आप देखना कि, क्योंकि अब मैं आपको ये सब चीजें बहुत ज्यादा अकाउंट्स वाली लैंग्वेज में बताऊंगा तो आपको बहुत डिफिकल्ट लगेगा, इसलिए मैं सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ ना। तो कंपनी के लिए वैसे देखा जाए तो असेट क्या होती है, जैसे बिल्डिंग है कंपनी के पास, है ना, कंपनी के पास मशीन है, कंपनी के पास फर्नीचर है, ये सब क्या है, कंपनी की असेट है। कंपनी के पास कैश पड़ा है, बैंक पड़ा है, ये सब कंपनी की असेट होती है। इवन कंपनी गुडविल, जो कंपनी की ख्याति है, मतलब मार्केट में जो नाम है, वो भी क्या है, कंपनी की असेट है। आप सोचो टाटा, अपन किसी प्रोडक्ट पे देखते हैं लिखा हुआ टाटा है, अपन कितना खुश हो जाते हैं, अपन समझ जाते हैं कि ये जो है क्वालिटी वाला प्रोडक्ट है, ऐसा ही प्रोडक्ट नहीं है। क्यों, क्योंकि उसने अपनी मतलब इतने सालों में गुडविल बनाई है। शायद 1906 या 1907 के अंदर जमशेद टाटा ने एक कंपनी स्टैब्लिश करी थी जिसका नाम था टिस्को, ठीक है, टाटा आयरन एंड स्टील कॉर्पोरेशन। तो 1906 मतलब मोर देन 100 ईयर्स पुरानी कंपनी है, सोचो आप, 100 साल से भी ज्यादा पुरानी कंपनी। तो अपन इतना विश्वास करते हैं उसके ऊपर क्योंकि गुडविल है, ठीक है, तभी तो वो बोलता है देश का नमक, ठीक है, टाटा नमक, और ऐसे उसके हजारों प्रोडक्ट आते हैं। तो गुडविल भी क्या होती है, एसेट होती है। लायबिलिटी, मान लो टाटा ने लोन ले रखा है, ठीक है, बैंक से, किसी से भी लोन ले रखा है, तो वो क्या है, उसकी लायबिलिटी है। क्लियर। तो बैलेंस शीट के अंदर क्या शो होता है, असेट्स और लायबिलिटी, और प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर क्या शो होता है, इनकम और एक्सपेंसेस, जो अपनी आय होती है और खर्चा होता है उसको शो करते हैं। प्रॉफिट और लॉस क्यों बनाते हैं, बताओ। प्रॉफिट और लॉस अकाउंट इसलिए बनाते हैं तो ताकि अपन को अपना प्रॉफिट पता लग सके, ठीक है, या लॉस पता लगा सकते। सिंपल, ये तो नाम से समझ में आ रहा है। बैलेंस शीट क्या बताती है, फाइनेंशियल पोजीशन, हमारी स्थिति क्या है, ठीक है। देखो ये दोनों कीवर्ड है। अगर आपसे कोई पूछे P&L क्यों बनाते हैं तो आपके माइंड में एकदम से आना चाहिए प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए, ठीक है। अगर आप P&L मतलब प्रॉफिट एंड लॉस को शॉर्ट में P&L बोलते हैं,
P&L, इसलिए मैं P&L बोल रहा हूँ ना, ठीक है। और बैलेंस शीट जो है वो क्यों बनाते हैं बताओ? फाइनेंशियल पोजीशन को चेक करने के लिए। फाइनेंशियल पोजीशन मतलब असेट और लायबिलिटी, इसको पोजीशन बोलते हैं, स्थिति बोलते हैं। क्लियर? तो ये सब अकाउंटिंग होती है। अब आती है क्या सर, ऑडिटिंग क्या होता है? ऑडिटिंग मतलब होता है अकाउंट्स को चेक करना, चेकिंग ऑफ अकाउंट्स। ऐसा क्यों सर, हम अकाउंट्स को चेक क्यों करते हैं? मैंने आपको पहले ही बताया था, कंपनी के अंदर एक प्रॉब्लम होती है जिसे बोलते हैं एजेंसी प्रॉब्लम। एजेंसी प्रॉब्लम क्या है? एजेंसी प्रॉब्लम है कि मैनेजमेंट और ओनरशिप जो है दोनों की दोनों अलग अलग व्यक्ति के पास है। बताओ कंपनी का ओनर कौन है? शेयर होल्डर, जिसने कंपनी के शेयर खरीदे हैं। कंपनी का मैनेजमेंट किसके पास रहता है बताओ? डायरेक्टर के पास, ठीक है। जो कंपनी का ओनर है, मालिक है, वो तो है जिसने शेयर खरीदे हैं, लेकिन मैनेजमेंट किसके पास है? जो कंपनी का डायरेक्टर है। जो संचालन है वो कंपनी का डायरेक्टर करते हैं, लेकिन जो ओनरशिप होती है, मालिकाना हक होता है, वो होता है शेयर होल्डर के पास। पैसे किसने दिए हैं? सारे के सारे शेयर होल्डर ने दिए हैं, ठीक है। तो अब वो टेंशन में रहता है हमेशा कि भाई मेरे पैसे जो हैं, मैं पैसे दे तो आया कंपनी के अंदर इतने सारे, कहीं वो कंपनी वाले मेरे पैसों को गलत यूज ना करें, ठीक है। आप एग्जांपल लो सत्यम कंपनी का, अगर आपने नाम सुना हो तो 2008 के अंदर पूरा बड़ा स्कैम हुआ था, जिसमें 5,000 करोड़ रुपए का गलत कैश दिखाया गया था बैलेंस शीट के अंदर, ठीक है, जो रियल में एग्जिस्टिंग था। मतलब कंपनी के पास 5,000 करोड़ रुपए थे ही नहीं, लेकिन फिर भी वो दिखा रहा है कैश, ठीक है। तो सोचो जब ये बात पता लगी शेयर होल्डर को, तो कंपनी के जो शेयर थे, जो 300-400 रुपए के शेयर थे, वो धड़ाम से नीचे गिर गए, 2-2, 3-3 रुपए में हो गए। तब गवर्नमेंट ने हालात संभालने के लिए महिंद्रा को बोला, महिंद्रा कंपनी को, कि आप सत्यम को क्या कर लीजिए, परचेस कर लीजिए, ठीक है। तब जाके थोड़ा सा हालात सुधरे। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो उसके डायरेक्टर थे, उसने कंपनी के जो पैसे थे उसका मिसयूज किया, ठीक है, और जो अकाउंट्स थे उनको उल्टा सीधा दिखाया। क्लियर? अकाउंट्स के अंदर अपन क्या है, कई बार गड़बड़ी करते हैं, उस गड़बड़ी को अकाउंटिंग के लैंग्वेज में बोलते हैं विंडो ड्रेसिंग, ठीक है। ये बहुत कॉमन वर्ड है। विंडो ड्रेसिंग मतलब क्या होता है? अकाउंट्स के अंदर गड़बड़ी करना, या आप बोल सकते हैं मैनिपुलेशन करना। अब बताओ क्या शेयर होल्डर इतने, जो ओनर्स हैं, शेयर होल्डर हैं, क्या वो इतने ज्यादा मतलब एक्टिव हैं क्या कि चेक, क्या उनको सबको हो सकता है, जरूरी है कि उनको इतनी अकाउंट्स की नॉलेज हो कि वो अकाउंट्स देखते बता दे कि क्या गलती हुई है? नहीं। इसलिए कंपनीज को क्या करवानी पड़ती है? ऑडिट करानी पड़ती है। ऑडिट मतलब क्या होता है? अकाउंट्स को चेक करना, ठीक है। तो बताओ अकाउंट्स बनाए किसने? अकाउंट्स बनाए कंपनी ने। कंपनी के अंदर कौन हो सकता है अकाउंट बनाने के लिए? कोई भी अकाउंटेंट हो सकता है जो अकाउंट्स बनाना जानता है। लेकिन ऑडिट मतलब क्या होता है? उन अकाउंट्स को चेक करना, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आ रहा होगा शायद। पहले दोनों में से कौन सी चीज होगी बताओ? पहले अकाउंटिंग होगी कि ऑडिटिंग होगी? पहले अकाउंटिंग होगी, उसके बाद क्या होती है? ऑडिटिंग होती है, ठीक है। ये समझ में आया पहला पॉइंट आपको? अच्छा, अगर आपसे पूछे कि अकाउंटिंग करता कौन है, तो आप क्या बोलेंगे? अकाउंटिंग कौन करता है? अकाउंटेंट करता है। कोई भी अकाउंटेंट हो सकता है, जरूरी नहीं है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, जरूरी नहीं है सीए हो, ऐसा जरूरी नहीं है। अकाउंट्स कोई भी बना सकता है जिसको अकाउंट्स की नॉलेज हो सकता है सीए भी बना रहा हो कंपनी के अकाउंट्स। लेकिन ऑडिट केवल किसको राइट है करने का? सीए को। चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास राइट है कि वो क्या कर सकते हैं? कंपनी की ऑडिट कर सकते हैं, ठीक है। देखो आपको पता है कि हर बिजनेस कंपनी नहीं होता, ठीक है। जैसे आपके सामने कोई दुकान खुल रही है छोटी सी, और वो क्या है, खूब सारा गुड्स बेचती है, सामान बेचती है, लेकिन वो कंपनी नहीं है। वो क्या है? प्रोप्राइटरशिप फर्म है, सिंगल फर्म है, एक जना बिजनेस खोल के बैठा है, या हो सकता है 2-3 जने पार्टनरशिप में खोल के बैठे हो बिजनेस, लेकिन वो कंपनी नहीं है, ठीक है। तो क्या उनको अकाउंट्स बनाने चाहिए क्या? हाँ, अकाउंट्स बनाने चाहिए, क्योंकि अकाउंट्स खुद के लिए भी काम आते हैं। अकाउंट्स क्या काम आएंगे? कि वो प्रॉफिट निकाल पाएंगे, पोजीशन निकाल पाएंगे, भाई उनको पता तो रहेगा ना कि बिजनेस कैसा चल रहा है हमारा। तो अकाउंट्स बनाना उनके लिए बढ़िया बात है, उनको बनाने चाहिए। क्या जरूरी है उनको अकाउंट्स की ऑडिट करानी है? नहीं, ठीक है। हर छोटे छोटे बिजनेस को अकाउंट्स की ऑडिट कराना जरूरी नहीं होता, लेकिन कई बार उनको अकाउंट्स बनाना क्या है? जरूरी रहता है।
तो आप देखना हर बिजनेस क्या है अकाउंट्स बनाता है, लेकिन उसकी ऑडिट कराना हर बिजनेस के लिए कंपलसरी नहीं होता। ऑडिट केवल किस बिजनेस को करानी होती है? जो बड़े बिजनेस होते हैं, जैसे कंपनियों को तो हमेशा ऑडिट करानी पड़ेगी, चाहे वो छोटी कंपनी हो चाहे बड़ी कंपनी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर मान लो कोई आपके सामने कोई दुकान है, तो उस दुकान को ऑडिट कब करानी पड़ेगी? मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूं। अगर उसकी सेल्स जो है साल की 1 करोड़ से ज्यादा है, इनकम टैक्स कहता है कि आपको इनकम टैक्स में ऑडिट कब करानी है? जब आपकी सेल्स क्या है, बिक्री जो है साल भर की वो कितनी है? 1 करोड़ से ज्यादा। ठीक है, लेकिन उसको अकाउंट्स कब बनाने हैं? अकाउंट्स तो उसको हमेशा बनाने ही है। क्लियर क्या? समझ में? अकाउंट्स क्यों बनाने? क्योंकि उसको खुद को प्रॉफिट चेक करना है, उसको इनकम टैक्स भी देना है, तो वहां पे भी काम आएंगे अकाउंट्स। लेकिन इनकम टैक्स हमेशा ऑडिट कराने के लिए नहीं बोलता। क्यों नहीं बोलता? क्योंकि ऑडिट कराने के लिए जो सीए हैं वो पैसे चार्ज करते हैं बड़े। अकाउंट्स तो हो सकता है वो खुद भी बना ले, थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा हो तो, या फिर क्या है अगर कोई सिंपल अकाउंटेंट भी रखेगा तो ज्यादा महंगा नहीं आता, पार्ट टाइम अकाउंटेंट रख लो, 1-2 घंटे के अंदर आपका पूरा काम करके चला जाएगा। लेकिन ऑडिट कराना क्या है? एक खर्चीला काम है थोड़ा सा ज्यादा। क्लियर? तो आई होप कि आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आया होगा। तो अपन ने ज्यादा टेक्निकल बातों पे नहीं गए, बस मैंने आपको ये समझाया कॉन्सेप्ट से कि एक तो मतलब अकाउंटिंग ऑडिटिंग में डिफरेंस क्या है और एक बजटरी कंट्रोल। नेक्स्ट क्लास में अपन समझेंगे टेक्निक्स ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो काफी बड़ा टॉपिक है और अपने एग्जाम में इस बार क्वेश्चन भी आया। उसमें से रेशियो एनालिसिस पे 2 क्वेश्चन आए थे अब की बार। अगर आप देखोगे 2016 का मेंस, तो 2016 के अंदर आ रहे हैं इस मेंस में। एक आप देखना, अगर आप पेपर देखना चालू कर दिया आपने, तो रेशियो एनालिसिस जो है उसमें से इन्होंने 2 क्वेश्चन दिए हैं, 2 रेशियो पूछे हैं। आप सॉल्वेंसी रेशियो देखना और एक और रेशियो पूछा है। तो ये रेशियो क्या है? उसी टॉपिक का है जो मैं बता रहा हूं आपको, टेक्निक्स ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है दोस्तों, जो आपका पेपर 1 है, अगर आप पढ़ रहे होंगे, वैसे तो पढ़ना चालू कर ही दिया है, आप देखो उसमें मेजर पार्ट क्या है? कॉमर्स का एक अच्छा पार्ट है, अच्छा पोर्शन है। जैसे इकोनॉमिक्स है ना, इकोनॉमिक्स है, इंडियन इकोनॉमी है, वर्ल्ड इकोनॉमी है, राजस्थान की इकोनॉमी है। फिर उसके बाद ये बजटिंग वाला पार्ट है, मतलब सॉरी अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग वाला पार्ट है, मैनेजमेंट वाला पार्ट पूरा का पूरा कॉमर्स का है, तो ये पार्ट है। फिर उसके अलावा दूसरा बचता है हिस्ट्री का पार्ट, और फिर जो है वो सोशियोलॉजी वाला पार्ट बचता है। तो मतलब अगर अपन पेपर 1 को अच्छे से तैयार कर सकते हैं आराम से, टेंशन मतलब आप, है ना। ठीक है, बस आप इन वीडियोस को देखते रहो। ठीक है, और अभी ये मत सोचो कि भाई प्रीलिम्स का रिजल्ट नहीं आया तो फिर अपन क्या है मतलब थोड़ा रिलैक्स हो जाए। आप बिल्कुल जम के पढ़ाई करो। ठीक है, अपना जैसे ही प्रीलिम्स का रिजल्ट आएगा तो अपन क्या है बिल्कुल तैयार रहने चाहिए इस चीज के लिए कि हाँ हमारा पेपर 1 के अंदर ये टॉपिक्स तो कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, थैंक यू, गुड लक, आप आराम से पढ़ाई करो बिल्कुल।